हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए हमें एक चीज़ थोड़ा सा डिटेल में समझनी पड़ेगी कि टाइम कैसे इन्वॉल्व होता है पूरे एसएचएम के एक साइकिल में। चलिए मैं यहाँ पर एक एसएचएम का एक साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया हमारे एसएचएम का साइकिल। अब देखिए इसमें टाइम कैसे इन्वॉल्व होता है, देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एज्यूम करिए t इक्वल टू 0 है। ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। मैंने ड्रॉ किया ऐसे ताकि क्लियरली विजुलाइज हो सके। यहाँ पे टाइम लगता है t/4। यहाँ पे जब बच्चों पार्टिकल आ जाता है तो लगता है टाइम हो जाता है t/2। यहाँ पे और t/4 और ऐड हो जाएगा तो 3t/4। और जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता है तो वापस टाइम हो जाता है कैपिटल T। ये पूरा एक ऑसिलेशन है उसका। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक मैं डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड ए एम्पलीट्यूड। ये ए है, पूरा एम्पलीट्यूड है इतना। यहाँ पर एक और डिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूँ a/√2। ये ऑब्वियसली ए से छोटी है, कुछ इतनी है ये एक बहुत ख़ास लोकेशन है। क्यों लोकेशन है खास है, बताता हूँ आपको। यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 4 है। यहाँ पर टाइम यानी कि यहाँ से मीन पोजीशन से a/√2 पर यहाँ पर टाइम हो जाएगा t/8। यानी कि इस फर्स्ट हाफ में t/8 का टाइम और सेकेंड हाफ में भी t/8 का टाइम, दोनों मिलाकर पूरा t/4 का टाइम होता है। ये स्टूडेंट हम याद रखेंगे यहाँ पर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम। तो अब यहाँ पर दे रखा है कि x जब 25 सेंटीमीटर है उस वक्त आपकी वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू भी आपको दे रखी गई है 4 रेडियन पर सेकेंड। स्टूडेंट यहाँ से क्लियर हो रहा है सारे डेटा को देख के कि ये क्वेश्चन हमारा सीजीएस सिस्टम में सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक वेल नोन रिजल्ट का यूज़ करते हैं। v इक्वल टू ओमेगा रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे स्क्वायर कर दें। v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह लिखेंगे 100 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखेंगे 16, ए स्क्वायर हमें पता करना है और इसे लिखेंगे 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 25/√2। ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पोजीशन आफ्टर टाइम 2.4 सेकेंड। चलिए पोजीशन के लिए हम लोग हमेशा ये वाला रिजल्ट यूज़ करते हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन बच्चों एक चीज़ देखो, इसमें जो टाइम होता है वो टाइम कहाँ से काउंट होता है। ये पहली बात तो ये समझो कि ये टाइम t पर पोजीशन x है, इसका फॉर्मूला है ये टाइम t पर जो पोजीशन है x। लेकिन ये टाइम जो काउंट होता है ये मीन पोजीशन से काउंट होता है। लेकिन हमारा टाइम कहाँ से 2.4 काउंट हो रहा है, ये x इक्वल टू 25 से काउंट हो रहा है। क्योंकि टाइम 0 इसमें वहाँ लिया गया जहाँ x इक्वल टू 25 पे है, क्योंकि उसके बाद का टाइम है 2.4 सेकेंड। ठीक है, तो पोजीशन हम पता करेंगे ऐसे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की जगह हम 2.4 लिखेंगे, लेकिन इसमें हम पीछे का टाइम भी ऐड करेंगे। क्योंकि आपको मैं बताऊं टी पॉइंट 2.4 जो टाइम है आपका वो उसके बाद से काउंट किया गया है जब पार्टिकल x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है, तो उसके पीछे का टाइम आपको काउंट करना है। तो जब x इक्वल टू 25 पर पहुंच जाता है तब, तो आप देखिए कि एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स है x। यानी कि ये मैंने कहा था ना, ये पूरा a है और ये पूरा a/√2 है, उसमें टाइम t/8 लग रहा है। यानी कि t पीछे का टाइम t/8 है। अब ये पूरा ओरिजिन से टाइम आपका आ गया है। यहाँ पर a की जगह लिखेंगे हम लोग कितना 25√2, साइन ओमेगा की जगह लिखेंगे हम लोग 4 t/8 प्लस 2.4। अब इसे हम लिख सकते हैं 25√2 साइन। आइए देखते हैं टाइम पीरियड हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए ओमेगा इक्वल टू हमें पता है 4, ओमेगा होता है 2π/T। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी π/2। ठीक है, तो यहाँ π/2 डालेंगे तो यहाँ पर आएगा π/16 प्लस 2.4। अब बच्चों इसकी वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 29 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया 1। अब हम चलते हैं, हमें बताना है यहाँ पर उस वक्त वेलोसिटी भी। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग रिजल्ट ये यूज़ करेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ए की जगह 25√2, ओमेगा की जगह 4, कॉस फिर से ओमेगा की जगह 4, टाइम वही बच्चों T/8 पहले का टाइम और 25 सेंटीमीटर के बाद का टाइम। टाइम पीरियड की वैल्यू डालेंगे बिल्कुल जैसे किया था अभी तक। टाइम पीरियड की वैल्यू डालेंगे π/16 प्लस 2.4। इसको बच्चों आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये दोनों आंसर आ गए और आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी का जो प्रोजेक्शन है Vx वो दिया गया है 25 cos पाई टी। ये भी सीजीएस सिस्टम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए इसको हम कंपेयर कर देते हैं अपनी एसएचएम की इक्वेशन से। हम लोग वेलोसिटी जैसे लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से। एसएचएम की वेलोसिटी है ये एसएचएम में पार्टिकल की, और ये गिवन वेलोसिटी है। यहाँ से आपको ए ओमेगा मिल जाएगा 25 सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ से और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को स्टूडेंट्स, तो हमें ओमेगा मिल जाएगा पाई। ओके, तो एक हमें डेटा ये मिल चुका है ओमेगा इक्वल टू पाई। ओमेगा की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 25/पाई। तो हमारे पास दो डेटा स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं, ओमेगा इक्वल टू पाई और ए इक्वल टू 25/पाई। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस दैट दिस पार्टिकल कवर्स ड्यूरिंग t इक्वल टू 2.8 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके, आपको मालूम है स्टूडेंट कि हमारा जो एसएचएम होता है वो कुछ और नहीं होता बल्कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है। यानी कि कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चले तो उसकी शैडो जो मोशन बनाती है वही होता है एसएचएम। चलिए आइए इसका यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करें। आइए देखते हैं। तो हमारा पार्टिकल इनिशियली लेट से यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट कि ये मैंने कैसे डायरेक्टली कह दिया कि पार्टिकल हमारा यहाँ पर है। ये मैंने ऐसे कह दिया कि ये सेंटर है और पार्टिकल ऐसे ओमेगा से घूमेगा, तो पार्टिकल इनिशियली t इक्वल टू 0 पे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी जो भी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर मिलेगी। और आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है ए ओमेगा। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा होगी और प्रोजेक्शन में शैडो की भी वही स्पीड आएगी ए ओमेगा। तो इससे मुझे स्टूडेंट पता चल गया। अब देखिए उसके बाद ये पार्टिकल इस पे ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा पार्टिकल। और अगर मैं यहाँ नीचे इसका मोशन ड्रॉ करूँ तो इसका मोशन हमारा ऐसे ऐसे होगा, शैडो का ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके मोशन होगा। आइए देखते हैं। ओमेगा आपको पता चल चुका है तो आपको टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा। ओमेगा की जगह आप लिखिए 2π/t इज इक्वल टू पाई, पाई पाई गेट कैंसल्ड। तो टाइम आपको पता चल चुका है यहाँ पर 2 सेकेंड। स्टूडेंट यानी कि जब ये पूरा एक साइकिल करेगा तब इसे 2 सेकेंड लगेगा, यानी ये पूरा मोशन जब होगा तब इसमें 2 सेकेंड्स लगेगा। हमारा टाइम जो दिया है वो 2.8 दिया है, यानी कि ये तय बात है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन तो होगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तो होगा। तो चलिए हम देखते हैं पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा। तो पार्टिकल तो इस सर्कल पे चल रहा है, पार्टिकल इस सर्कल पे चल रहा है, तो उसने पूरा एक रेवोल्यूशन तो परफेक्टली किया होगा क्योंकि टाइम पीरियड 2 सेकेंड का है और यहाँ आपको 2.8 सेकेंड तक का डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो एक तो उसने पूरा किया है, यानी कि उसने पूरा 2πr तो चला ही है और थोड़ा और चला है। तो जैसे पार्टिकल ने ऐसे शुरू किया, ऐसे पार्टिकल चला, ऐसे चला पार्टिकल, यहाँ पहुँचा और थोड़ा आगे और जाएगा। तो चलिए पार्टिकल कितना एंगल घूमेगा
ये हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ओमेगा की वैल्यू हम लिख देंगे पाए और टी हम लोग लिख देंगे पूरा 2.8। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 14/5, यानी कि 14 पाई/5। इतना एंगल ही घूमेगा पूरा, ठीक है ना। इसको चाहो तो आप स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई प्लस 4 पाई/5, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब है ये पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया और उसके बाद ये इतना 4 पाई/5 एंगल और चलेगा, ठीक है। चलिए, इसकी खैर अभी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो अगर इसने पूरा एंगल घूमा है 14 पाई/5, तो ये कितना आर्क लेंथ इसने कवर किया होगा अगर इसका रेडियस 25/पाई है तब। तो यहाँ से आप अगर आर्क इसका देखेंगे तो आर्क की वैल्यू आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया है स्टूडेंट ए पार्ट का 70 सेंटीमीटर्स। अब दूसरा हमें है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्शन। अभी स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बताया है, प्रोजेक्शन यानी कि अब हमें ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। ये भी आ जाएगी। देखिए मैंने कहा ना एक रेवोल्यूशन तो पूरा हुआ ही है, तो यानी कि ये पार्टिकल ए आगे गया होगा, फिर ए वापस आया होगा, फिर ए पीछे गया होगा, फिर ए वापस आया होगा, इतना तो है ही। इसके बाद अभी एक रेवोल्यूशन हुआ है। अब आप देखिए 2 पाई में इतना चल चुका है वो, यानी कि जब उसने पूरा 2 पाई घूमा है तब वो चल चुका है 4a। अभी 4 पाई/5 और बाकी है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई प्लस इसमें पाई/2 और अलग कर लो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 3 पाई/10। यानी कि इसका मोशन अगर आप देखोगे तो पूरा कुछ ऐसे हुआ होगा, नीचे से गया होगा, ये होगा 2 पाई, ये पूरा 2 पाई हो गया, फिर इसके बाद पाई/2 और, यानी कि इतना और उसके बाद फिर 3 पाई/10 और ऐसे, यानी कि फाइनली हमारा कुछ वो पार्टिकल यहाँ पर होगा, ये एंगल होगा 3 पाई/10। यानी कि अभी देखो जब ये ऐसे गया पूरा एक रेवोल्यूशन लगा तो ये हुआ, एक रेवोल्यूशन जब पूरा हुआ तो इतना मोशन हुआ, उसके बाद पार्टिकल यहाँ आया होगा, ये ऐसे t=0 से यहाँ तक, तो एक ए और आएगा, उसके बाद ही जब इसके ऊपर निकला होगा तो पार्टिकल थोड़ा सा ऐसे पीछे रिटर्न आएगा, यानी एक ए और। तो अगर आप इसके डिस्टेंस लिखोगे स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्शन, तो 5a तो क्लियरली दिख रही है, ए 1 2 3 4 5। इसके अलावा ये डिस्टेंस हमें और चाहिए, ये और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस अगर हमें किसी तरह पता चल जाए तो ए में से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें इस डिस्टेंस को, तो हमें ये वाली भी पता चल जाएगी। तो उस डिस्टेंस को लिखने के लिए हम उसको ए में से इतनी डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतनी डिस्टेंस स्टूडेंट है ये डिस्टेंस, यही वाला डिस्टेंस है ये। तो यहाँ पर आप देखिए ये इसका रेडियस हो गया ए, एम्पलीट्यूड यानी कि वही रेडियस होता है, तो ये डिस्टेंस है a cos 3 पाई/10। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a आप कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 5 + 1 - cos 3 पाई/10, यानी कि a टाइम्स 6 - cos 3 पाई/10। इससे जब आप सॉल्व करेंगे a की वैल्यू 25/पाई 6 माइनस यहाँ पर cos 3 पाई/10 की वैल्यू डालेंगे, तो इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी स्टूडेंट 0.4 मीटर्स में, क्योंकि ये ये 43.08 समथिंग आता है सेंटीमीटर में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर्स। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस भी आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं जिनमें साइन और कॉस की वैल्यू हमको टेबल से नहीं पता चल पाएगी। जैसे यहाँ पर
मैंने cos 3π/10 जो लिखा है इसकी वैल्यू टेबल से नहीं पता चल पाएगी। डेफिनेटली इसकी वैल्यू हमको जो हमने लर्न किए टेबल, यानी कि जिसमें 0, 30, 45, 60, 120, 90 इन सब के होते हैं, उससे नहीं पता चल पाएगी। इसके लिए हमें प्रॉपर इसके लिए टेबल देखना पड़ेगा, जो साइन और कॉस का टेबल होता है वो हमें देखना पड़ेगा, या फिर हमें कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी और तरीका इसके लिए स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, इस खास क्वेश्चन के बारे में मुझे आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मैक्सिमम जगह पे गलत दिखाई देगा। अगर आप इसका इंटरनेट पे क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे तो आपको 99% जगह पर इसका सोल्यूशन गलत दिखाई देगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और न जाने इसके पीछे लोगों ने क्या क्या लॉजिक देकर इसका सोल्यूशन निकाला है, तो बिल्कुल ही गलत है। इसका सही सोल्यूशन अभी आप देखिए, और वो बहुत ही सिंपल है, एक लाइन में होने वाला है वो। चलिए, इसमें ये हमारी प्लेट है और ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, आपको दिख रही होंगे LL। इसमें ये चीज़ तो आपको पता होगी कि इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर होगा, तो बस इसमें सेंटर ऑफ मास को आपको लोकेट करना आना चाहिए। अब बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मुझे इसका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम आपको बना के दिखाना है ताकि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलिए हम लोग इसके बड़े से डायग्राम की तरफ चलते हैं, जहां पर हमको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए और हम इजीली टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकें। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये बड़ा सा डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। जैसे मैं ये वाले पॉइंट को मार्क करता हूँ स्टूडेंट, ये देखिए ये वाला पॉइंट ऐसे आर्क बनाता हुआ पहुँचा यहाँ तक। जब आपने इसको डिस्प्लेस किया है तो यही हुआ है। ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है, और एज्यूम कर लीजिए ये लेंथ भी थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये आर्क बना हुआ है, ऐसे आर्क बनेगा। सिमिलरली जो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट पहुंचेगा ऐसे सेम आर्क बनाता हुआ यहाँ पर। ध्यान रखिए जो पिछला वाला आर्क है और ये वाला आर्क है बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा स्टूडेंट। इसी तरह मैं इस पे कोई भी दो पॉइंट ले लूँ सिमिट्री से, जैसे ये और ये, अगर इन दोनों को भी आप ज्वाइन करेंगे तो ये सेम आर्क बिल्कुल वैसे जैसे लगेगा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये वाला आर्क और ये वाला आर्क जैसे लगेगा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया डायग्राम में, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो देखिए, तो जो ये ग्रे वाला है जो इनिशियल पोजीशन है और वाइट वाली फाइनल पोजीशन है, तो ग्रे वाले का सेंटर ऑफ मास है ये, और जो वाइट वाला है उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ आएगा ऐसे। ठीक है ना, ये वाइट वाला जो बॉक्स है वो फाइनल पोजीशन है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, और ग्रे वाला जो इनिशियल पोजीशन है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। तो ये वाला आर्क भी वैसे ही होगा जैसे सारे आर्क हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से और यहाँ से ये आर्क यहाँ पे थोड़ा हॉरिजेंटल टाइप से होगा और यहाँ थोड़ा ऐसे होगा। इस आर्क से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और इस आर्क से भी हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। स्टूडेंट जानते हैं ये जब दोनों लाइंस कट करेंगे तो लेंथ कितनी होगी? जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा, ये लेंथ तो भी LL ही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल्स टाइप से बनेंगे, जैसे ये ट्रायंगल वैसा ही ये भी ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि आर्क सब में सेम बन रहा है। तो हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का जब हमें टाइम पीरियड लिखना होता है तो हमें बस दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, उसको हम एक बॉब की तरह डील करते हैं, एक पार्टिकल की तरह डील करते हैं, और हमें ये चेक करना पड़ता है कि सिस्टम का इमेजिनरी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है। तो ये हो गया हमारा इस सिस्टम का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये लेंथ भी L ही हो गई है। और लेट से इस प्लेट का मास M है, तो इस बॉब का मास हम M लेंगे, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास है, वहाँ पे सारा मास कंसनट्रेटेड एज्यूम किया जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड आपका इजली 2πL/g आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये आपका प्रॉब्लम हो गया है, यही है स्टूडेंट्स इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है U इज इक्वल टू U0 टाइम्स 1 - cos CX। ये हमें फंक्शन दिया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, U0 - U0 cos CX, वेयर
C and U naught are constants. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें U मिल गया. इस U को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू X. तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं du by dx. du by dx करेंगे तो U नॉट एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस U नॉट टाइम्स cos CX का डेरिवेटिव आएगा माइनस C टाइम्स sin CX. ये आएगा. इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा U नॉट C sin CX इज इक्वल टू du by dx. ओके स्टूडेंट, दोनों तरफ हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस du by dx इज इक्वल टू माइनस U नॉट C sin CX. माइनस du by dx इज फोर्स. एक्चुअली नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स माइनस U नॉट C sin CX. फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसे लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस U नॉट C sin CX. यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें माइनस U नॉट C बाई मास इंटू साइन CX. ये हमें मिल गया. इस एक्सेलरेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग. U नॉट C बाई M अपनी तरफ ऊपर CX से मल्टीप्लाई करेंगे और CX से ही डिवाइड भी करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स. अब देखिए ये जो इतना पूरा टर्म है, इफ x टेंस टू 0 देन sin CX ओवर CX टेंस टू 1. ये लिमिट का प्रॉपर्टी है. तो x बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, ऐसा गिवन है. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा माइनस U नॉट C स्क्वायर ओवर M टाइम्स x. इसका कंपैरिजन आप कर दीजिए स्टूडेंट्स SHM की इक्वेशन से. ये भी x के प्रोपोर्शनली आया है. तो यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है U नॉट C स्क्वायर बाई M. तो ओमेगा हमें मिल जाएगा रूट U नॉट C स्क्वायर बाई M. ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 पाई बाई टी. तो यानी कि फिर हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई M ओवर U नॉट C स्क्वायर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 5. आइए स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो गिवन है ये एक फिजिकल पेंडुलम है और फिजिकल पेंडुलम के नाम पर हमें एक डिस्क दी हुई है. ये हमारी डिस्क, ये है डिस्क का सेंटर O और ये है डिस्क का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन L. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L गिवन है. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ही डिस्क ऑसिलेट करेगी, यहीं से डिस्क आपकी हैंग कर रही है. आइए इसका टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं फिजिकल पेंडुलम का. 2 पाई रूट K स्क्वायर ओवर L प्लस L बाई G ऐसे लिखा जाता है. L को आपने स्टूडेंट्स देख ही लिया डायग्राम में क्या होता है. K यहाँ पर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट CM और यहाँ पर G तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L भी आपको पता ही है. चलिए तो टाइम पीरियड यहाँ पर हमें दिया हुआ है इसका 1.75 इक्वल टू 2 पाई K. अगर बात डिस्क की हो रही है तो डिस्क के लिए K की वैल्यू होती है R बाई रूट 2. तो K स्क्वायर डालेंगे यहाँ पे, ये आएगा R स्क्वायर बाई 2 L प्लस L बाई G. इसे हम लोग लिख सकते हैं 175 बाई 100 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 बाई 4. ये आएगा हमारा 2 पाई रूट R स्क्वायर बाई 12 प्लस L बाई G. इसे हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 49 बाई 16 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाई 12 प्लस L ओवर G. पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है, तो G और पाई स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं. यहाँ हमारा आएगा 49 बाई 16 इजक्वल टू 4 R स्क्वायर बाई 12 प्लस L. आइए आगे देखते हैं. यहाँ पर हम 4 को अंदर भेज देंगे तो 49 बाई 16 इज इक्वल टू 8 R स्क्वायर बाई L
प्लस एल इंटू 4, ये 49/16 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू अगर आप डालेंगे यहाँ पर तो आर इज़ द रेडियस, और डायमीटर यहाँ पे 1 मीटर है तो रेडियस की वैल्यू 1/2 होगी, और आर का स्क्वायर है तो 1/4 आएगा यहाँ पर, जिससे कि ये 8 कटेगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/L प्लस 4L। पूरी इक्वेशन में 16 से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो 49 इज इक्वल टू 32/L प्लस 64L। पूरी इक्वेशन में L से भी मल्टीप्लाई कर दें तो 49L इज इक्वल टू 32 प्लस 64L स्क्वायर्ड, तो यहाँ से आ जाएगा 64L स्क्वायर्ड माइनस 49L प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। यहाँ से हमें L की वैल्यूज़ लिखेंगे, तो L की यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, 49 प्लस माइनस रूट 49 का स्क्वायर प्लस माइनस 464 इंटू 32 ओवर 2 इंटू 64। यहाँ से जब हम L को सॉल्व करेंगे तो L की हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी स्टूडेंट्स, एक तो मिलेगी 0.53 और दूसरी मिलेगी L की वैल्यू 0.236। तो ये है हमारा पार्ट ए का आंसर। ये है वो 2 लेंथ जहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को बनाना चाहिए, जिससे कि हमें टाइम पीरियड 1.75 मिलेगा। तो ए पार्ट हमारा हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अगेन हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे। ये हमारा के स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे r²/2l प्लस l/g। अभी हमें टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड मिनिमम चाहिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे टाइम पीरियड को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2π तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है हमारा, तो यानी कि ये हमारा t मिनिमम तब होगा जब हमारा ये फंक्शन मिनिमम हो। तो ये फंक्शन हमें मिनिमम करना है। चलिए इस फंक्शन को अलग से हम ले लेते हैं, फंक्शन साई। तो फंक्शन साइज r की वैल्यू भी डाल देते हैं, r²/2l प्लस l। तो ये फंक्शन साई है, इसे हम लिख सकते हैं, r की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8l प्लस l। अब स्टूडेंट्स हमको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। इस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि dψ/dl शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारी कंडीशन है। तो चलिए dψ/dl लिखते हैं। तो dψ/dl आ जाएगा 1/8 इंटू -1 इंटू l⁻², और l का डेरिवेटिव 1 आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 l² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी l की वैल्यू आ जाएगी 1/√8, ये हमारी l की वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.35 आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें एक ये इस तरह की यूट्यूब है, जिसमें ये एंगल थीटा जो आपको गिवन है, ये आपको 30 डिग्री गिवन है। यहाँ पर इस तरह से लिक्विड इसमें फिल्ड है। लिक्विड क्या, ये आपको मरकरी दी हुई है, तो मरकरी इस तरह से यहाँ पे फिल्ड है। आपको पता है कि जब ये स्टेडी स्टेट होगा, जब सब कुछ इक्विलिब्रियम में होगा, उस वक्त आपको पता है कि दोनों जो आर्म्स हैं इस ट्यूब की, उसमें जो मरकरी का लेवल होगा वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा। ये देखिए, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ये चीज़ आप चेक करिए, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अब हम इसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे और हम चेक करेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम, जहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए, इसमें जो लेफ्ट वन है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल पोजीशन, और ये जो राइट वन है ये मैंने इसको डिस्टर्ब किया है। तो मैंने देखिए जो इसकी राइट वाली आर्म है, उधर से मैंने मरकरी को थोड़ा सा धक्का दे दिया है, जिससे लेफ्ट वाली आर्म है वो थोड़ा ऊपर तक आ गया है। अब सपोज कीजिए कि इधर ये एक्स लेंथ ये ऊपर आ गया है, अपनी पुरानी वाली लेंथ, इससे एक्स लेंथ ऊपर आ गया है।
तो इधर पे ये अपनी पुरानी वाली लेंथ से x नीचे चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब नया लेवल इधर पे ये वाला है और इधर पे नया लेवल ये वाला है। अगर आप इधर पे देखें स्टूडेंट्स, तो इधर पे लगभग इतनी मरकरी एक्स्ट्रा है, आप देखिए, क्योंकि ग्रीन लाइन के नीचे तो दोनों तरफ मरकरी है, लेकिन ग्रीन लाइन के अगर ऊपर देखें तो इधर कुछ भी मरकरी नहीं है और इधर इतनी मरकरी एक्स्ट्रा आ रही है, इतनी मरकरी आप देखें एक्स्ट्रा आ रही है। तो चलिए इतनी मरकरी का वेट लिखते हैं हम लोग, कितना होगा। तो इतनी मरकरी का वेट हम लोग लिखते हैं मरकरी का डेंसिटी और मरकरी का वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखने के लिए हमको पहले तो लिखना पड़ेगा लेंथ, तो x तो कॉलम लेंथ है, दिख ही रही है बिल्कुल क्लियर, तो x प्लस ये इतनी लेंथ और चाहिए। ये इतनी लेंथ आपको इधर से भी मिल सकती है, अगर आप इधर से इसको डॉटेड मिलाएं पुरानी लाइन को, तो ये भी उतनी ही लेंथ है। अब आपको पता है कि ये एंगल थीटा है और ये स्लैंट एज जो है वो x है, तो ये x कॉस थीटा हो जाएगी। इसलिए ये पूरी लेंथ जो इस कॉलम की जो मैंने मार्क की है ये वाली लेफ्ट आर्म में, वो हो जाएगी x प्लस एक्स कॉस थीटा। तो डेंसिटी हो गई है, लेंथ हो गई है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा मिला के वॉल्यूम हो गया है। और वॉल्यूम में जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो गई तो मास हो गया है, मास में g से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसमें रीस्टोरिंग फोर्स मिल गया आपको। स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, तो इसे निगेटिव साइन के साथ लिखिए। ये हो गया आपका रो एक्स 1 प्लस कॉस थीटा एस और जी। इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट करेगा, तो इस हम यहाँ पे लिखेंगे इस पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए माइनस साइन साथ में चल रहा है, एक्सेलरेशन। अब मास कैसे लिखेंगे, मास के लिए फिर से वही काम करना है, डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए एरिया हमें फिर लिखना पड़ेगा एस, और लेंथ देखिए पूरे का मास लिखना है। तो एज्यूम कर लीजिए कि ये पूरी जो लेंथ थी शुरू में वो थी L, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी L बाई कॉस थीटा, उसी ट्रिग्नोमेट्री से स्टूडेंट, क्योंकि ये L है और ये थीटा है, तो ये L बाई कॉस थीटा आएगी। तो पूरी लेंथ जो हो जाएगी वो होगी L प्लस L बाई कॉस थीटा। यहाँ पे इतनी नीचे वाली लेंथ को ना इग्नोर कर दीजिए स्टूडेंट, वो इग्नोर कर दी जाती है। तो डेंसिटी एरिया हो गया और पूरी लेंथ हो गई, तो ये बन गया इसका पूरा मास, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया है। और इधर पे माइनस रो एक्स 1 प्लस कॉस थीटा एस, और जी इधर भी हो गया है। एस एंड एस गेट कैंसल्ड स्टूडेंट्स, और रो कैंसिल हो गया है। इधर पे आप एल कॉमन ले लेंगे, तो इधर पे बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और टाइम्स ए इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू जी टाइम्स एक्स। 1 प्लस कॉस थीटा एज ए होल यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी कॉस थीटा ओवर एल इंटू एक्स। इस एक्सेलरेशन का आप एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कर दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है रूट जी कॉस थीटा बाई एल। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, इसका टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई एल अपॉन जी कॉस थीटा। लेकिन अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें एल नहीं पता है, हमें यहाँ टोटल मरकरी का मास पता है, तो वो हम बड़े आराम से यहाँ पे एल फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखिए कैसे पता करते हैं। पूरी मरकरी का हम मास लिखेंगे अगेन, तो मास हमारा था m इक्वल टू डेंसिटी और वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए ये हो गया एरिया, और ये हो गई एंटायर लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर आप मास इक्वल टू लिख सकते हैं रो एस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, और साथ में ये एल। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मास कॉस थीटा ओवर रो एस 1 प्लस कॉस थीटा। ये लेंथ को मैंने मास के टर्म्स में लिख दिया है, ये टर्म यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई एल की जगह हम लोग लिख देंगे ये जो हमने अभी डेराइव किया है, एल की जगह लिख देंगे m कॉस थीटा
और नीचे आएगा रो एस 1 प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका आएगा 2πm/g रो एस 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट इसको सीजीएस सिस्टम में ही सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि टाइम हमारा सीजीएस में भी सेकंड में ही आता है, तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 3.14, मास की जगह आप लिख दीजिए 400 सीजीएस सिस्टम में। जी की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 980 लिखिएगा। रो की वैल्यू 13.6 यहाँ पे गिवन है। एस की वैल्यू इन्होंने 0.5 दी हुई है, तो इसे 0.5 लिख देंगे। और 1 प्लस कॉस 30, थीटा 30 दिया हुआ है, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, वो यहाँ पे डाल देंगे। और इस पूरे को आप कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे, तो आपको जो इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा वो बहुत ही ऑब्वियस आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसका फाइनल आंसर आएगा, लेट मी चेक कि इसका फाइनल आंसर कितना आता है। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.125। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप खुद से भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, इसका आंसर इतना ही आएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए, अब हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने के लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा यहाँ पर एक इस तरह से। ये हमारा है कंटेनर। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं दोबारा जब तक मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है एक पिस्टन, ये है इनिशियल सिचुएशन, और ये है थोड़ी देर बाद की जब हमने उसको एक्स से प्रेस किया है। एक बार मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि एक्स इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, अंदर प्रेशर होगा P1। ये गैस इक्विलिब्रियम में है बच्चों। अब आप ये सोच रहे हो कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तो मैंने दोनों प्रेशर अलग क्यों लिखे हैं। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि ऊपर से प्रेशर P0 पड़ रहा है और साथ में वेट भी पिस्टन का लग रहा है, तो P1 उन दोनों को बैलेंस कर रहा है। यानी कि P1 को अगर मैं लिखूं तो P1 एक्चुअली में ये है, m इज़ द मास ऑफ द पिस्टन, a इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये है P1। इसीलिए मैंने इन दोनों को बराबर नहीं लिखा, P1 और P0 बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रेशर P0 अभी भी लगेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही रहेगा। अंदर प्रेशर कुछ बदल जाएगा स्टूडेंट्स, अंदर प्रेशर अब P2 हो जाएगा। अगर आप इस P2 को लिखना चाहते हैं तो P2 होगा P1 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि गैस कंप्रेस हो गई है, तो इसे हम डेल्टा P लिख देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम अभी हम ले लेते हैं V0, तो यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा V0 माइनस डेल्टा V। ठीक है, आइए अब हम इस पे लगा देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन, क्योंकि इसमें लिखा है सिस्टम इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, तो ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। इसलिए हम इसमें यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम इसे लिखेंगे P1 V0 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2, और नया वॉल्यूम V0 माइनस डेल्टा V रेज टू गैमा। ये आ जाएगा आपका P1 रेज टू P1 इंटू V0 रेज टू गैमा। यहाँ पर हम ये प्रेशर P2 है, यहाँ पर P2 को हम लिख देंगे P1 प्लस डेल्टा P और V0 माइनस डेल्टा V रेज टू गैमा। इसे हम लिख देंगे P1 V0 रेज टू गैमा इज इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा P। इससे हम बच्चों V0 रेज टू गामा कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे इसे, तो ये बनेगा 1 माइनस डेल्टा V ओवर V0 रेज टू गैमा। अब इसे हम लिख देंगे P1 V0 रेज टू गैमा इज इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा P
और वी नॉट रेस टू गैमा हमने बाहर निकाला है। यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी नॉट। ऐसा हम लोग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू हमने ऐसा किया है, ठीक है। वी नॉट रेस टू गैमा, वी नॉट रेस टू गैमा गेट कैंसल्ड। इसे हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा P, और ये हो गया है 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर वी नॉट। चलिए मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। P1 इज इक्वल टू P1 माइनस गैमा P1 डेल्टा V ओवर वी नॉट प्लस डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर वी नॉट। ये टर्म बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसे ज़ीरो कर देंगे। ये टर्म स्मॉल इसलिए हो जाएगा क्योंकि डेल्टा V इज़ वेरी स्मॉल और डेल्टा P भी बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेस किया था हमने उसको, तो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर काफ़ी स्मॉल है। और दो स्मॉल नंबर का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है तो उसको हम अपनी मैथ्स में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका P1 इज इक्वल टू P1 माइनस गैमा P1 डेल्टा V बाई वी नॉट प्लस डेल्टा P। P1 P1 गेट कैंसल्ड, तो यहाँ से आ जाता है आपका डेल्टा P इज इक्वल टू गैमा P1 बाई वी नॉट डेल्टा V। आइए अब देखिए यहाँ पर जो एक्सेस रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, क्योंकि प्रेशर इधर का P2 P1 P0 से ज़्यादा है, इधर तो P0 और P1 बराबर है, लेकिन इधर P2 P0 से ज़्यादा है, और इसी का डिफरेंस जो है वो डेल्टा P है। तो इस डेल्टा P की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि P2 जो है वो P0 से ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस P2 जो है वो P0 और वेट से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस A टाइम्स एरिया टाइम्स डेल्टा P। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस A, डेल्टा P की जगह लिख देंगे गैमा P1 डेल्टा V बाई वी नॉट, और ये आ गया F, ठीक है। F को लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पिस्टन का मास है m और एक्सेलरेशन है a इक्वल टू माइनस A गैमा P1 बाई वी नॉट, और डेल्टा V को हम लोग लिख देंगे ax, तो यहाँ से आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस गैमा P1 a स्क्वायर x ओवर वी नॉट, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा माइनस गैमा P1 a स्क्वायर ओवर वी नॉट टाइम्स x। देखिए ये SHM की इक्वेशन बन गई है, तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट गैमा P1 a स्क्वायर ओवर वी नॉट। रूट को हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये आएगी हमारी गैमा, सॉरी यहाँ पर m भी मैंने नीचे आ गया है मेरा, तो एम वी नॉट नीचे आ रहा है, ये इस तरह से गैमा P1 की वैल्यू अब वापस डाल देते हैं ये है P1 की वैल्यू, ये mg है, तो P1 की वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिए, तो P1 आ जाएगा आपका P0 प्लस mg बाई a, ये P1 हो गया इंटू a स्क्वायर्ड, तो यहाँ से फिर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा 1/2 पाई रूट गैमा P0 प्लस mg बाई a इंटू a स्क्वायर्ड ओवर m वी नॉट। तो प्यारे बच्चों ये है आपका फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम का आ गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये ब्लॉक है 1 kg का, बिगर ब्लॉक ये 1 kg का है। थोड़ा सा डायग्राम अजीब है क्योंकि बड़ा वाला 1 kg का और छोटा वाला 3 kg का है, लेकिन ठीक है समझने के लिए ठीक है। स्प्रिंग हमारी 100 न्यूटन पर मीटर की है। तो ये जब मीन पोजीशन पे रहता है ये, उसी वक्त बड़े वाले ब्लॉक पे छोटा वाला ब्लॉक रख दिया जाता है जेंटली, जब मीन पोजीशन से पास हो रहा होता है। यानी कि रखने के ठीक पहले उसकी वेलोसिटी होगी
A1 ओमेगा 1 रखने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, नया एम्पलीट्यूड होगा A2 और नया फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा 2, क्योंकि ऑब्वियसली वेलोसिटी रखने के बाद बदलेगी ही, तो उसमें मैंने दोनों को ही वेरिएबल ले लिया है, A2 और ओमेगा 2 दोनों ही हो सकता है चेंज हो गए हों। तो ये पहले का वेलोसिटी, मीन पोजीशन का वेलोसिटी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ए ओमेगा से, तो पहले का ए रखने से पहले का ए और पहले का ओमेगा 1, और इसी तरह रखने के बाद का A2 और रखने के बाद का ओमेगा 2। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए पहले ओमेगा 1 कितना होगा, यानी कि रखने से पहले जो ओमेगा 1 था वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा K बाई पहले वाला मास, और रखने के बाद ओमेगा 2 हो जाएगा, वो कितना होगा K2 बाद वाला मास। अब पहले तो मास 1 kg था, तो K की वैल्यू 100 ओवर मास 1 kg था, तो ये आ जाएगा 10। और इधर देखिए कि यहाँ पे भी 100 ही है, लेकिन मास बाद में 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 5। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हमको मिल चुकी है, ये बहुत ही अच्छा काम हो गया है। अब क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले से पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी रखने के बाद, तो ठीक है, ये तो बड़ा ही आसान है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइनल हमें पता ही है 5, तो ओमेगा 2 की जगह आप लिख दीजिए 2 पाई f2 इज इक्वल टू 5, तो f2 यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/2 पाई हर्ट्ज़, तो आपका एक पार्ट तो हो गया बड़ी आसानी से। अब देखिए रखने के पहले दोनों ऐसे हैं और रखने के बाद दोनों ऐसे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। तो इस वक्त का लीनियर मोमेंटम और इस वक्त का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि हमने उसको जेंटली रखा है, कोई फोर्स नहीं लगाया उस दौरान, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो पहले का मास और पहले की वेलोसिटी इज इक्वल टू बाद का मास और बाद की वेलोसिटी। तो पहले का मास देखेंगे तो पहले का मास है 1 kg और उसकी वेलोसिटी है A1 ओमेगा 1, और पहले का जो दूसरा मास है जो 3 kg का है उसकी वेलोसिटी है 0। बाद में ये 1 kg और 3 kg दोनों की मिलाकर वेलोसिटी है A2 ओमेगा 2। तो ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। इसे लिखेंगे हम लोग A1 ओमेगा 1 इक्वल टू 4 A2 ओमेगा 2। A1 है 0.1, ओमेगा 1 है आपका 10, 4, A2 आपको पता करना है और ओमेगा 2 है 5, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 20 A2। तो यहाँ से A2 आ गया आपका स्टूडेंट्स 1/20 मीटर्स, यानी कि 0.05 मीटर्स, या हम कह दें 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा A2 भी आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही सिंपल था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारी एक्स एक्सिस है उसके क्रॉस, उसके अलोंग एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, और इसका एम्पलीट्यूड है A और इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। सिमिलरली वाई के अलोंग भी एक ऑसिलेशन चल रहा है जिसका भी एम्पलीट्यूड A है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। साथ में वाई के अलोंग जो ऑसिलेशन है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेशन से π/2 के फेज डिफरेंस पे भी है। चलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो ऑसिलेशन है उसकी इक्वेशन लिख देते हैं, तो वो हो जाएगी A साइन ओमेगा t। वाई के लॉन्ग भी जो ऑसिलेशन है उसकी भी इक्वेशन लिख देते हैं, तो वो हो जाएगी A कॉस 2 ओमेगा t। देखिए एम्पलीट्यूड सेम है और चूंकि यहाँ पर फेज डिफरेंस π/2 का है इसीलिए मैंने साइन की जगह इसमें कॉस कर दिया है। देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, और सिमिलरली ये क्या है, ये है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम इन दोनों में से t को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और यही हमारा इक्वेशन ऑफ द मोशन आ जाएगा। यानी कि हमें इन दोनों में से t एलिमिनेट करना है। ये बड़ा ही आसान काम है। आप y को लिखिए a और cos ओमेगा t को आप लिख दीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t। बस a को अंदर भेज दीजिए, तो ये a - 2 a साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब स्टूडेंट यहाँ पे a से डिवाइड कर दीजिए और a से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो अब ये हो जाएगा a - 2 बाई a, ये पूरा हो जाएगा x स्क्वायर।
देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर एलिमिनेट हो गया ना। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, क्योंकि इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म है और एक वाई का टर्म है और बाकी सब कांस्टेंट टर्म है, तो दिस इज अ पैराबोला। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसा मोशन होगा पार्टिकल का, तो वो भी हम देख सकते हैं। चलिए, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हम चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 2/a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस वाई कर देंगे। इसे लिखेंगे 2/a एक्स स्क्वायर्ड, तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, ये y माइनस a आ जाएगा। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a/2 और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस a। देखिए ये शिफ्टेड पैराबोला की इक्वेशन है, x माइनस एच होल स्क्वायर k वेयर k इज नेगेटिव, या चलिए k इज पॉजिटिव कर देते हैं, y माइनस k। इसको थोड़ा अलग तरह का k बना देते हैं क्योंकि दोनों के सेम ना हो जाए। ये एक शिफ्टेड पैराबोला की इक्वेशन है। ये पहली बात तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है क्योंकि ये टर्म निगेटिव है और इधर पे एक्स स्क्वायर है। ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, साथ में ये y की तरफ शिफ्टेड है a से। तो देखिए मैं इसका यहाँ पे एक डायग्राम भी बना कर दिखा देता हूँ। ये x है, यहाँ पर आपका पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा, ये देखिए ये और ये ऐसे आपका पैराबोला जाएगा। ये मैंने एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया है। ये स्क्वायर क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट है आपके यहाँ पर a, इसके कोऑर्डिनेट है आपके a, -a, इसके कोऑर्डिनेट है आपके -a, और इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास -a, क्योंकि इसी के ही अंदर में ही सारा मोशन होना है दोनों का, तो पार्टिकल कुछ इस बात पे चलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि एक रफ सरफेस पे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। ये एंगल मैंने थीटा लिया है। एज्यूम करता हूँ इसको मैंने यहाँ से रिलीज़ किया था और ये यहाँ पे पहुँच रहा है। ये ऐसे दोनों साइड में ऑसिलेट करेगा। इसका रेडियस है स्मॉल r और ये बड़े वाले जो ट्रैक है इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसका एक पाथ ड्रॉ करता हूँ कि कैसे ये यहाँ पहुँचेगा। ये यहाँ पहुँचेगा। देखिए इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो मेथड है एनर्जी मेथड। एक्चुअली में टाइम पीरियड निकालने के दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है फोर्स मेथड और दूसरा मेथड होता है एनर्जी मेथड। तो दोनों मैंने अपनी थ्योरी में आपको ढंग से एक्सप्लेन किया है कि दोनों मेथड्स कैसे अप्लाई करते हैं। अब रही बात कि कब कौन सा करेंगे, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमारा जो दूसरा मेथड है एनर्जी मेथड वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उससे आंसर हमारा जल्दी आ जाता है और टाइम बचाना ऑब्वियसली एक अच्छी चॉइस है। तो हम लोग यहाँ पर अपना एनर्जी मेथड का यूज़ करके हम लोग इसका टाइम पीरियड पता करेंगे। एनर्जी मेथड में हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखनी होती है। इसके लिए हम उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखेंगे बस। चलिए काइनेटिक एनर्जी आप अगर स्फीयर की देखेंगे तो लेट से स्फीयर के पास इस वक्त लीनियर वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख देंगे ½ और स्फीयर के पास एंगुलर काइनेटिक एनर्जी भी है तो इसलिए हम लिख देंगे ½ I इसका हो जाएगा mr²/2, क्योंकि सॉरी स्फीयर नहीं ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ½ और ω², ये ओमेगा है इसका एंगुलर स्पीड, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखी जाएगी mgh। हाइट को जरा सोच कर लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए जो इसका cm है ये जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचेगा, तो मीन पोजीशन पे जहाँ cm पहुंच रहा है हम उसी को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ये हमारी रेफरेंस लाइन हो गई, यानी यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 लेंगे। तो अभी इसके cm ने कितना हाइट गेन कर रखा हुआ है, तो अभी इसके cm ने इतना हाइट गेन कर रखा है। अब ये हाइट हम लोग कैसे पता करेंगे, आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरी हाइट है ये हो जाएगी हमारी R माइनस r। ठीक है, और अगर आप और ध्यान से देखो तो ये वाली हाइट हो जाएगी हमारी R माइनस r cos थीटा इस ट्रायंगल से। तो यानी कि ये जो हाइट जो हमें चाहिए ये वाली हाइट है, मैं लिखने जा रहा हूँ R माइनस r माइनस R माइनस r cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया ½ mv²
और ये हो गया है एम वी स्क्वायर बाई 4। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ये रोलिंग कर रहा है ना, तो इसमें इसको हमने भी इसको भी वी स्क्वायर लिख दिया है। एम जी, यहाँ पर हम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ये 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको अगर आप ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर्ड प्लस एम जी आर माइनस स्मॉल आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया ई। इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू 3/4 एम 2v डी वी बाई डी टी, ठीक है, प्लस एम जी आर माइनस आर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, ये आ जाएगा। डी ई बाई डी टी ऑब्वियसली 0, क्योंकि हमारी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो एस एच एम में कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसका टाइम डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। अब ये हो गया 3/4 एम 2v डी वी बाई डी टी प्लस एम जी आर माइनस आर साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा एंगुलर स्पीड। डी थीटा बाई डी टी इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी, ये जो इस लाइन इसकी एंगुलर स्पीड, ठीक है ना, ये वाली एंगुलर स्पीड डी थीटा बाई डी टी। तो चलिए इसे ओमेगा डैश लिख देते हैं, ये ओमेगा डैश है। तो आर इंटू ओमेगा डैश इज एक्चुअली वी, क्योंकि वो तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी ना। ये पूरा लेंथ कितना है, आर माइनस आर इंटू ओमेगा डैश, तो ये हमें इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा हमें एम जी वी साइन थीटा और इधर पर 3/2 एम वी डी वी बाई डी टी और इधर पे 0। अब देखिए एम एम गेट कैंसल्ड, तो इधर से आ गया 3/2 वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जी वी साइन थीटा की जगह थीटा लिख दीजिए, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है और निगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वी वी भी कैंसिल हो गया, तो डी वी बाई डी टी आएगा हमारा -2 g/3 थीटा। चलिए आइए थीटा की वैल्यू लिख देते हैं, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू -2 g/3। थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ये वाला आर्क, इसे मान लो ये है x ओवर रेडियस, रेडियस हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो इसे हम लिख देंगे x ओवर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो अब यहां से डी वी बाई डी टी आएगा हमारा -2g/3 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर x। देखिए ये एक्सेलरेशन आ गया है और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्सेस का कंपैरिजन कर दीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2g/3 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा की जगह 2π/t डाल दीजिए, तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2π√3 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई 2g। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड ऑफ दिस सिलेंडर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।